इमिग्रेशन इस्लाहात में क्या है वो, उसमें क्या चीज़ें हैं? इमिग्रेशन इतनी ज़्यादा बढ़ गई, यहाँ पे बेरोज़गारी भी बढ़ गई। टैक्स पेयर था, उसको ये कहने पे मजबूरी हो गई कि हमारी टैक्स मनी के ऊपर ये सब जो असाइलम सीकर्स हैं ये पल रहे हैं। बोर्ड के थ्रू असाइलम लोग आ रहे हैं, उनको इमीडिएट डिपोर्टेशन हो, अर्ली सेटलमेंट ले सकेंगे कि आप इकॉनमी में कंट्रीब्यूशन करें, आप टैक्स पेयर हैं, टैक्स पे करें, बेनिफिट्स नहीं ले, तो उन्होंने ये मतलब साइन दिया है कि वो अर्ली सेटलमेंट ले सकते हैं। सारे लोग डरे हुए हैं इस वक्त के, जिनके पास स्टेटस भी है। वो कोशिश ये करें कि उनके ऊपर कोई क्रिमिनल ऑफेंस ना बने और कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसे बेनिफिट जिसके वो इंटाइटलमेंट नहीं है वो ना लें। आपका बैंक का फ्रॉड, आपने बैंक से लोन लिया हुआ है वो नहीं दिया हुआ, आपकी कंपनी डिसॉल्व हो गई है उसका रीज़न नहीं दिया हुआ, असाइलम क्लियरली अनफाउंडेड है, तो वो आपको डायरेक्ट डिपोर्ट करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हज़रत जावेद और आज लीगल फोरम में हम एक बार फिर हाजिर हैं। बरतानिया में होने वाली इमिग्रेशन इस्लाहात ने पूरी दुनिया में एक शोर सा मचा रखा है। पाकिस्तान हो, इंडिया हो, बांग्लादेश हो या दूसरे ममालिक, वहाँ पर इसके बारे में बड़ी बात हो रही है। क्या तब्दीलियाँ आई हैं, क्या नहीं आई हैं, कुछ अफवाहें हैं, कुछ हकीकतें हैं। तो इस सिलसिले में आज हम बात करेंगे। इमिग्रेशन कवानीन के माहिर हैं सॉलिसिटर सलमान शाह साहब, लॉ लेन सॉलिसिटर के ऑफिस में हम मौजूद हैं। शुक्रिया सलमान साहब आपका। शुक्रिया अदर साहब आपका। सलमान साहब, आपकी क्योंकि बड़ी गहरी नज़र है, हम आपसे अक्सर बड़ी देर से बात भी करते रहते हैं इस सारे इश्यूज़ में। हमारे जो नाजरीन हैं जो बरतानिया में बैठे हैं या पाकिस्तान में बैठे हैं, उनके ज़रा एक ओवरव्यू दें हमें कि ये हालिया जो कुछ हुआ है होम सेक्रेटरी की तकरीर के बाद, क्या है वो, उसमें क्या चीज़ें हैं जो डरने वाली बात है, नहीं है, क्या आप बताएंगे आप हमें? शुक्रिया अदर साहब। देखें, इस वक्त जो मुल्क के हालात हैं, और अगर जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के ने जो जैसे कि कहा कि वो इमिग्रेशन सिस्टम को चेंज करना चाहते हैं। अब इमिग्रेशन सिस्टम में बहुत सी तब्दीलियां हैं, जिसमें सबसे बड़ा मसला अगर आप देखें कि बहुत सालों से हम आप ही के प्लेटफॉर्म से बात करते आए हैं, जो असाइलम इस मुल्क में था वो कंट्रोल नहीं हो रहा था, जिसमें बहुत सी गवर्नमेंट्स आई, चाहे वो कंजर्वेटिव थी या लेबर थी, उन्होंने इसको रिफॉर्म करने की कोशिश की लेकिन वो रुका नहीं। और अब आके जब हालात आपने देखे, जब मुल्क में थोड़ी सी तब्दीली आई, वो जो रिफॉर्म पार्टी है जिसकी वजह से उन्होंने काफ़ी शोर किया इमिग्रेंट्स की वजह से, तो गवर्नमेंट पे काफ़ी प्रेशर पड़ा कि इस चीज़ को कंट्रोल किया जाए। अब आपको थोड़ी सी मैं ये चीज़ बताना चाहूँगा कि लास्ट 4 साल अगर मैं आपको ले लूँ, तो 4 साल के अंदर जो असाइलम इस मुल्क में है, हर साल 1 लाख बंदा इस मुल्क में असाइलम पे आया। और इस वक्त की पोजीशन ये है कि 4 सालों में 4 लाख से ज़्यादा असाइलम यहाँ पे हो चुके हैं। हमारी जो प्रॉब्लम इस मुल्क में रही है, जिसकी वजह से हालात में एक पैनिक सी सिचुएशन आई, क्योंकि इमिग्रेशन इतनी ज़्यादा बढ़ गई, यहाँ पे बेरोज़गारी भी बढ़ गई, और उस वजह से ये था कि जो टैक्स पेयर था उसको ये कहने पे मजबूरी हो गई कि हमारी टैक्स मनी के ऊपर ये सब जो असाइलम सीकर्स हैं ये पल रहे हैं। और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का भी ये कहना था कि ये जो बॉर्डर कंट्रोलिंग है ये नहीं हो पा रही। और अगर आप देखें, इस मुल्क में तकरीबन 70% जो होटल्स हैं उसमें असाइलम सीकर रह रहे हैं। डेली का जो है 4 बिलियन पाउंड से ज़्यादा का जो है वो एक्सपेंस था। तो इस सिलसिले में गवर्नमेंट के ऊपर बहुत प्रेशर था, और उसमें जो अब पॉलिसीज़ आई, डेफिनेटली उस पॉलिसीज़ में बहुत से फ्लॉज हैं, लेकिन कुछ चीज़ें जो मैं बात करना चाहूँगा जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने कही कि हम अब असाइलम सीकर को बर्दाश्त नहीं करेंगे, और इसको एक डेनमार्क सिस्टम के मुताबिक, क्योंकि डेनमार्क में ये है कि परमानेंट सेटलमेंट नहीं है और काफ़ी स्ट्रिक्ट हैं असाइलम के रूल के अंदर, कि उसमें अंदर तब्दीली लेके आएँ। सेकंड चीज़ जो उन्होंने कही कि जो बोर्ड के थ्रू असाइलम लोग आ रहे हैं उनको इमीडिएट डिपोर्टेशन हो। अब मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि ये चीज़ आप भी देख रहे हैं, हम भी बहुत अरसे से देख रहे हैं कि ये जो चैनल है, अगर गवर्नमेंट चाहे तो ये ब्लॉक कर सकते हैं, लेकिन ये ब्लॉक हो नहीं रहा। आज भी अगर इस तारीख की भी बात करूं तो अभी मैं आपको फिगर दूं तो 2575 लोग आज एंटर हुए हैं इस अनाउंसमेंट के बाद भी। तो कहने की मकसद ये है कि अब सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को जो डिसीजन लेने हैं उसमें उन्होंने कहा कि हम इनको डिपोर्ट करेंगे, दूसरा हम बेनिफिट्स जो है वो नहीं देंगे, और जो असाइलम इस मुल्क में लोग लेते हैं और उसको वो एक गोल्डन टिकट समझते हैं कि ये हम आएंगे यहाँ पे 5 साल
का हमें रेफ्यूजी स्टेटस मिल जाएगा और उसके बाद हम जो है नेशनैलिटी लेके किसी भी मुल्क में जाके रह लेंगे और ये 5-6 साल जो रहते हैं वो गवर्नमेंट फंड्स पे रहते हैं। तो इस चीज़ को एक स्ट्रिक्ट रूल करने के लिए एक जो अभी प्रपोज़ल है, पहली तो मैं ये चीज़ चाहूँगा कि आप लोगों को ये चीज़ पता हो कि अभी ये कानून नहीं बना है, क्योंकि बहुत पैनिक थी सूरत हाल की असाइलम के पॉइंट ऑफ व्यू से कि क्या ये 5 साल की जगह 20 साल पे इस पर कर रहे हैं। यस, प्रपोज़ल में ये कहा गया है कि 20 साल जो है वो इसको किया जा रहा है। अब 20 साल के अंदर हर साल जब एक्सटेंशन के लिए जाएंगे, किसी को 2 साल की अगर एक्सटेंशन देते हैं, नॉर्मली जो प्रपोज़ल है वो 30 मंथ की है, तो 30 मंथ के बाद जब वो केस को रिव्यू किया जाएगा, अब रिव्यू केसेस के अंदर भी होम ऑफिस को भी प्रॉब्लम्स आएंगी कि वो ये चीज़ देखेंगे, सपोज़ कोई पॉलिटिकल ओपिनियन मतलब रखता है और उसने अपना असाइलम इस बेस पे किया हुआ है किसी भी मुल्क में, अब 2.5 साल के बाद वो उस मुल्क की कंडीशन देखेंगे, क्या वो पॉलिटिकल पार्टी जिसके थ्रू वो यहाँ पर आए थे, जिसकी बेस पे उन्होंने असाइलम लिया था, उस पार्टी के वहाँ पे क्या हालात हैं मुल्क में, स्टिल वो पार्टी जो है सफ़र कर रही है या नहीं कर रही, या किसी ने सेक्ट की बुनियाद पे किया हुआ था। जैसे लोग, अगर मैं पाकिस्तान की बात करूँ, कि सेक्ट करते हैं कि कोई शिया सुन्नी फसादात हैं या रिलीजियस बेस के ऊपर हैं या सेक्सुअलिटी की बेस के ऊपर क्लेम करते हैं, तो वो उस मुल्क को रिव्यू करेंगे कि हालात क्या हैं। लेकिन देखें, हमेशा जब भी कोई एक चीज़ आती है उसमें कोई एक अच्छी चीज़ भी शामिल होती है, लेकिन हम वो चीज़ नहीं देखते। जो नई चीज़ जो कि हम बहुत पहले से बात करते आ रहे थे कि कोई एक ऐसी स्कीम हो कि असाइलम सीकर को राइट हो यहाँ काम करने का, क्योंकि बहुत से पढ़े लिखे लोग जो कि जेन्युइन असाइलम सीकर हैं वो यहाँ पर आते हैं लेकिन उनको काम की इजाज़त नहीं मिल सकती और वो किसी चीज़ में स्विच नहीं कर सकते। तो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने ये कहा है कि हम अपने इस प्रोग्राम में ऐसी चीज़ ला रहे हैं कि अगर कोई लोग असाइलम पे हैं और उनको ग्रांट वीज़ा होता है, बेशक वो 20 ईयर्स के अंदर ग्रांट सेटलमेंट में जाएँ, लेकिन अगर वो वर्क की साइड पे जाते हैं और सेकेंडली वो स्टूडेंट में स्विच कर सकते हैं, तो वो अर्ली सेटलमेंट अप्लाई कर सकते हैं टूवर्ड आपकी कंट्रीब्यूशन। और हम ये शुरू से बात करते थे, अदर साहब आपको इस चीज़ का पता ही होगा कि बहुत पहले हम एमनेस्टी की बात करते थे, तो यही एक प्रपोज़ल होता था कि इन लोगों को अगर काम की इजाज़त दें तो ये कंट्रीब्यूट करेंगे, इकॉनमी का हिस्सा बनेंगे। तो शायद वही चीज़ें कुछ थोड़ी बहुत इंक्लूड होंगी कि जो लोग अब इकॉनमी में पार्ट लेंगे, बेनिफिट्स पे नहीं होंगे, तो उन लोगों को तरदीश जाएगी। इनडायरेक्ट मतलब एमनेस्टी की बात हो सकती है। देखें, एमनेस्टी का वर्ड ये यूज़ कर नहीं सकते बिकॉज इनके ऊपर वैसे ही बहुत ज़्यादा प्रेशर है, लेकिन जिस तरीके से ये प्रेशर बिल्ड किया गया है और दिखाने के लिए भी, लेकिन अगर जब ये वो बात कर रहे हैं कि वो लोग अर्ली सेटलमेंट ले सकेंगे कि आप इकॉनमी में कंट्रीब्यूशन करें, आप टैक्स पेयर हैं, टैक्स पे करें, बेनिफिट्स नहीं ले, तो उन्होंने ये मतलब साइन दिया है कि वो अर्ली सेटलमेंट ले सकते हैं। तो ये एक अच्छा इकदाम होगा, लेकिन जो सख्तियां हैं अभी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने बहुत सी बातें की, क्योंकि इसमें इतना ज़्यादा पॉलिसी जो ये लेके आएंगे, फ्लॉज है उनकी पॉलिसी में, तो ये बहुत सी चीज़ें नहीं चल पाएंगी, जो कि हम देखेंगे आगे जब ये कानून बनता है कि किन लोगों पे ये अप्लाई किया जाता है। जैसे कि असाइलम है, जो लोग ऑलरेडी जिनको रेफ्यूजी स्टेटस ग्रांट हो चुका है, क्या वो लोग इस उसमें आएंगे या नहीं, तो इसमें कुछ टाइम लगेगा। क्योंकि बहुत सारे लोग डरे हुए हैं इस वक्त के, जिनके पास स्टेटस भी है, वो इंक्वायरी कर रहे हैं कि क्या हम तो नहीं इस पकड़ में आ जाएंगे या हम पे लागू तो नहीं होगा। सर, इस वक्त सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जो लोग जिनके पास स्टेटस है वो कोशिश ये करें कि उनके ऊपर कोई क्रिमिनल ऑफेंस ना बने और कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसे बेनिफिट जिसके वो इंटाइटलमेंट नहीं है वो ना लें, वो अपनी लाइफ को एज इट इज़ कंटिन्यू करें, पैनिक ना करें, क्योंकि पॉलिसी जब बन जाएगी, कानून बनेगा, तो उस वक्त हमें ये चीज़ पता चलेगी कि असाइलम में पुराने लोगों को कंसीडर कर जाता है या जो नए लोग जब आएंगे तो उसमें कंसीडर किया जाएगा। एक चीज़ जो कि 11 नवंबर से जो कि इम्प्लीमेंट हो गई है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, और उसमें अब आप लोगों को बहुत ख्याल रखना है, जो लोग चाहे वो पाकिस्तान से आएंगे, इंडिया से आएंगे या किसी भी कंट्री से आएंगे, वो उन सब पे अप्लाई होगी। वो जो है पार्ट सूटेबिलिटी, यानी उन्होंने पार्ट 9 को वहाँ से हटा के डिलीट करके पार्ट सूटेबिलिटी को कर दिया, यानी आपकी कोई भी एप्लीकेशन, चाहे आपने पास में की हुई हो, चाहे आपका वीज़ा लगा हुआ है 10 साल रूट के अंदर, चाहे वो बच्चों की बेसिस के ऊपर लगा है या ह्यूमन राइट बेसिस के ऊपर लगा है, या आप एंट्री क्लियरेंस लेके आए थे, तो उसमें उन्होंने 2 रिफ्यूज़ल, क्योंकि मैं बहुत आसान लफ्ज़ों में बताना चाहूँगा कि 2 रिफ्यूज़ल, एक मैंडेटरी रिफ्यूज़ल वर्सेस
आपका डिस्क्रेशनरी रिफ्यूज़ल। मैंडेटरी रिफ्यूज़ल में तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़, जो कि अगर आपका कोई क्रिमिनल ऑफेंस था पहले, जैसे आपको अगर सपोज़ 12 महीने की सज़ा आपको होती थी और उसको 4 साल का, मतलब 12 से 4 साल के, उसमें तो आपके 10 साल का टाइम पीरियड था कि वो लैप्स हो जाता पीरियड। अब वो लैप्स नहीं होगा। कोई भी चीज़, चाहे आपने पहले इस मुल्क में आए हों, तो उनको जो है वो डिस्क्लोज करनी पड़ेगी, साथ साथ उसमें मैंडेटरी रिफ्यूज़ल है। बाकी जो डिस्क्रेशन में बात करते हैं, अब हर चीज़ ओवर स्टेयर के लिए जो सबसे बड़ा मसला है कि बहुत से लोग, अब सपोज एग्जांपल मैं आपको दे दूं कि 7 ईयर रूट की पॉलिसी में मोस्टली पेरेंट्स और बच्चे जो हैं वो ओवर स्टे होते हैं, और उसके बाद जब बच्चा 7 ईयर कंप्लीट करता है तब एप्लीकेशन करते हैं, और बच्चे की बिना पे आपको यहाँ पे लिमिटेड लीव मिलती है। अकॉर्डिंग टू न्यू लॉ, बच्चा अगर यहाँ बॉर्न हुआ है तो 7 साल के बाद वो ILR लेता है। तो यहाँ बहुत अब कन्फ्यूजन क्रिएट होगी, क्योंकि 7 साल बच्चों की पॉलिसी को होम ऑफिस ने चेंज नहीं किया। ओवर स्टेयर में अगर माँ बाप को वीज़ा नहीं देंगे तो फिर बच्चे को कैसे वीज़ा देंगे? अगर बच्चे को वीज़ा दे देते हैं तो फिर माँ बाप को भी देना पड़ेगा। लेकिन होम ऑफिस ने कहा है कि हम उनको डिस्क्रिशन रिफ्यूज़ल के अंदर रखेंगे। वहाँ ये देखेंगे कि उनको ये चीज़ बताना होगा कि क्या आप ओवर स्टे हुए, किस तरीके से ओवर स्टे हुए, फिर डेफिनेटली आपके एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस सबको कंसीडर किया जाएगा। दूसरी अहम चीज़, जो लोग यहाँ जिस भी लीव पे, चाहे लिमिटेड लीव पे रह रहे हैं, आपके प्लेटफॉर्म के तवज्जो से बोलना चाहूँगा कि होम ऑफिस अब लिंक हो चुका हुआ है हर चीज़ से, और आपकी एप्लीकेशन जब कंसीडर होगी, चाहे आपके बेनिफिट्स हों, आपके बेनिफिट फ्रॉड्स का कोई मसला हो, आपकी एप्लीकेशन रिफ्यूज़ हो सकती है। आपकी ट्रैवलिंग को बहुत नोट किया जाएगा, क्योंकि अगर आप कोई बेनिफिट्स लेते हैं और आप ट्रैवल कर रहे हैं 4-4-5 दफ़ा और आपके पास PIP ले रहे हैं, तो आप तीसरी टिकट जब आप ट्रैवल कर रहे होंगे तो आपके रेड फ्लैग आ जाएगा और होम ऑफिस पूछेगा कि हम आपको UC दे रहे हैं, सपोज़ आपको कैप किया हुआ है 2000 पाउंड पे, तो उससे ज़्यादा तो आप टिकट लेके ट्रैवलिंग कर रहे हैं, तो वहाँ पे आपकी एप्लीकेशन रिफ्यूज़ हो सकती है, क्योंकि आप डिसीव कर रहे हैं। तो डिसेप्शन, फॉल्स रिप्रेजेंटेशन, आपका बैंक का फ्रॉड, आपने बैंक से लोन लिया हुआ है वो नहीं दिया हुआ, आपकी कंपनी डिज़ोल्व हो गई हैं उसका रीज़न नहीं दिया हुआ, आपका HMRC आपके लाइफस्टाइल के साथ किस तरीके से कनेक्ट है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं अब आपकी एप्लीकेशन में कंसीडर होगी। दूसरी एक लास्ट चीज़ जो मैं कहना चाहूँगा कि प्लीज़ अब एप्लीकेशंस को करने से पहले हम ये नहीं कहते कि हम सोलिसिटर्स हैं, हमारे पास आएँ हम एप्लीकेशन करें। प्लीज़ एप्लीकेशन जो अब आपकी फ़र्दर एक्सटेंशन 11 नवंबर के बाद से होंगी, लेकिन ये 11 नवंबर वाला जो कानून है ये जो एप्लीकेशनें ऑलरेडी हैं उन पे भी लागू होगा। अपनी एप्लीकेशन में डिस्क्रेशन को यूज़ करने के लिए बहुत एहतियात से एप्लीकेशन कीजिए और एक्सप्लेन कीजिए अपना कोई भी रीज़न, क्योंकि मोस्टली जो ह्यूमन राइट एप्लीकेशंस हैं उसमें लोग ओवर स्टे भी हैं, चाहे वो प्राइवेट लाइफ पे हों या प्राइवेट एंड फैमिली लाइफ जहाँ आर्टिकल 8 यूज़ हुआ हो, तो उनको बहुत ही एहतियात से और एक अच्छी रिप्रेजेंटेशन के साथ एप्लीकेशन करें, तो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का जो डिस्क्रेशन है, पावर है, वो यूज़ करें और आपको फर्दर लीव मिल सके। अच्छा सलमान साहब, पिछले साल जो इदाद-ओ-शुमार है उसके मुताबिक पाकिस्तानियों ने सबसे ज़्यादा असाइलम एप्लीकेशंस की, मोर देन 10,000 थी। क्या देख रहे हैं इन लोगों का मुस्तकबिल जो उनकी पेंडिंग है, और आपको रीजंस भी मेरे ख्याल है ज़्यादातर का पता ही है, तो वो 10,000 लोग जो हैं, बल्कि उससे पहले भी लोग मौजूद हैं, ये तो पिछले 10 साल हैं, उससे पहले भी हैं, तो पाकिस्तानियों के हवाले से क्या आप बिल्कुल। अगर साहब मसला क्या हुआ कि जिस तरीके से पाकिस्तान इस वक्त नंबर 1 है असाइलम अप्लाई करने में यहाँ पे, उसमें मोस्टली अगर आप देखें कि जो 75% लोग वो हैं जो कि इस मुल्क में स्टूडेंट एंटर हुए, और स्टूडेंट्स ने यहाँ पे मतलब किसी वजूहात के बिना पे वो अपने कोर्स को कंप्लीट नहीं कर सके, और एंड जिस तरह कोर्स हो रहा था तो उन्होंने जो है असाइलम क्लेम कर दिया, या कोई वो स्किल्ड वर्कर वीज़े पे थे, उनका एम्प्लॉयर जो था वो गायब हो गया, उनका लाइसेंस ख़त्म हो गया, तो उन्होंने असाइलम क्लेम कर दिए। तो अब पाकिस्तानियों के लिए थोड़ा सा ये एक डिफ़िकल्ट टाइम है, स्पेशली जो अब इन्होंने ये चीज़ असाइलम में ये चीज़ देखेंगे कि भाई आपको अगर असाइलम आप क्लेम कर रहे हैं
तो आपकी रीज़न क्या थी असाइलम की, और आप इतना आपने वेट क्यों किया? क्योंकि पहले आपके कुछ मसले ऐसे नहीं थे, अचानक से सर्कमस्टांसेस चेंज हो गए। दूसरा, होम ऑफिस ने अब चूँकि इस वक्त 51,000 जो अपील्स हैं, असाइलम अपील्स जो हैं, वो लोअर कोर्ट में मौजूद हैं, और उसका जो नॉर्मल टाइम पीरियड जो है वो 56 वीक्स के अंदर डिसाइड होता है। तो इसीलिए जो नया प्रपोज़ल है उसमें ये है कि असाइलम कोई अगर अप्लाई करता है और अगर आपका जेन्युइन रीज़न नहीं है, तो ये अब एडजुडिकेटर्स को ला रहे हैं कि एडजुडिकेटर्स जो हैं वो डिसाइड करें 6 से 8 वीक के अंदर। अगर आपके असाइलम क्लियरली अनफाउंडेड है तो वो आपको डायरेक्ट डिपोर्ट करेंगे, शायद आपको राइट का अपील भी ना दें। तो मेरी इस वक्त गुजारिश यही होगी कि देखें, अगर तो आपको कोई जेन्युइन फियर ऑफ परसिक्यूशन है, यस आप क्लेम करें, लेकिन अगर कोई नहीं है तो आप उन लोगों के लिए रास्तों को ब्लॉक ना करें, क्योंकि इस वजह से पाकिस्तान के ऊपर जो वीज़ा हैं, चाहे वो विज़िटर वीज़ाज़ हैं या अदर फैमिली वीज़ाज़, स्पेशली स्पाउस वीज़े तक को भी वो बहुत सख्ती से देख रहे हैं। और स्पेशली मैं स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करूँगा जो अब जनवरी इनटेक में आएंगे या आगे सितंबर नेक्स्ट ईयर इनटेक में आएंगे, प्लीज़ अपना एक होमवर्क करके आएँ। यहाँ पे जो हालात हैं स्टूडेंट्स के लिए वो बहुत डिफरेंट है। आप सबको राइट है कि आप इस मुल्क में आएँ, पढ़ें और पढ़ने की नीयत से आएँ, काम करें, लेकिन कोई ये चीज़ सोच के अगर आप आ रहे हैं कि हम आते ये चीज़ कर लेंगे, तो उनके लिए हालात थोड़े से मुख्तलिफ होंगे। बहुत शुक्रिया सलमान साहब। ये थे सलमान शाह, बड़ी तफसील से बात की। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम्स में इनसे मुख्तलिफ और जो इश्यूज़ हैं इमिग्रेशन के हवाले से उन पर बात होती रहेगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक यू।